चौथी शताब्दी ईस्वी भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य उभर रहा था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यह कहानी है गुप्त वंश की, एक ऐसा युग जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तीसरी शताब्दी के अंत में मगध की भूमि पर एक छोटे से राज्य की स्थापना हुई। संस्थापक थे श्री गुप्त, लेकिन इस वंश को वास्तविक शक्ति और पहचान मिली चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर उन्होंने अपने राज्य को राजनीतिक और सैन्य रूप से मजबूत किया। राजधानी बनी पटलिपुत्र। यहीं से आरंभ हुआ भारत के स्वर्ण युग का स्वर्णिम अध्याय। इसके बाद सत्ता संभाली समुद्रगुप्त ने। 335 से 375 ईस्वी तक शासन करने वाले समुद्रगुप्त को इतिहास भारत का नेपोलियन कहता है। उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक विजय अभियान चलाए और अनेक राज्यों को अपने अधीन किया। उनकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। वे केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल वीणावादक और कवि भी थे। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उनके शासन में गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। पश्चिमी भारत के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार स्थापित हुआ और समृद्धि बढ़ी। सोने के सिक्कों का व्यापक प्रचलन इस युग की आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। उनके दरबार में विद्वानों का एक समूह था, नवरत्न। इन्हीं में से एक थे महाकवि कालिदासा। उन्होंने अभिज्ञानशाकुंतलम और मेघदूता जैसी अमर कृतियां रचीं, जो आज भी विश्व साहित्य में सम्मानित है। गुप्त काल केवल युद्ध और विस्तार का युग नहीं था, यह शिक्षा और ज्ञान का भी स्वर्णिम काल था। कुमारगुप्त प्रथम के शासन में स्थापित हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी। यह प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बना। दूरदराज देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी इस युग ने अद्भुत प्रगति की। महान गणितज्ञ आर्यभट्टा ने आर्यभातिया की रचना की। उन्होंने शून्य के सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने का उल्लेख किया, जो उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी विचार था। कला और स्थापत्य की दृष्टि से भी यह युग यह कहानी है गुप्त वंश की।